स्टूडेंट्स, सीटेट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को जब बातें गिवन में से क्या करना चाहिए, यानी कि जब अध्यापक लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा होगा तो उसको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका बीच में विराम देना चाहिए, नहीं बीच में विराम देंगे तो बच्चा जो ध्यान लगा रहा है बच्चा ध्यान टूट जाएगा। दूसरा, लगातार बोलना चाहिए, हमें लगातार भी नहीं बोलना चाहिए, लगातार बोलने से एक बोरिंग सिस्टम हो जाता है, इससे बच्चे का ध्यान नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है बीच में प्रश्न पूछने चाहिए। हाँ, बीच में अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो इतना पता लगा सकता है कि बच्चे का ध्यान है कि नहीं है, बच्चे ने कितना सीखा है। अगर बच्चे का कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या ठीक होगा, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए। लास्ट है अपनी भावभंगी बदलनी चाहिए। भावभंगी बदलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए व्याख्या देते हुए अध्यापक को बीच बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे बच्चों ने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा इस बात का पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा की एक लड़की है, उसकी स्पोर्ट्स में रुचि है, तो स्पोर्ट्स में अपना कैरियर को बढ़ाना चाहती हैं, आप उसे क्या परामर्श देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है लड़कियों का खेल जगत में कोई भविष्य नहीं है। आप बच्चे को ये नहीं कह सकते कि लड़कियां खेल नहीं खेल सकती हैं, इससे सेपरेशन हो जाएगा, लड़कियां लड़कियों में भेदभाव की भावना आएगी, ये वर्ड नेगेटिव है। दूसरा, उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति करने हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए, ये कुछ ठीक लग रहा है। तीसरा, उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहेंगे, ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई करे, पढ़ाई के साथ वो खेल में रुचि रखे, ऐसा होना चाहिए। चौथा पॉइंट है लड़कियां खेलों में उत्कृष्ट नहीं कर सकती क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, ये भी नेगेटिव वर्ड है कि बच्चे को अगर ये कहे कि आप लड़की हैं, लड़के जैसा खेल नहीं खेल सकती तो वो भी अलगाव की स्थिति पैदा करेगा। इसलिए इसमें से आपका ऑप्शन सही होगा कि उसकी आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, कहेंगे कि अगर आप कठोर परिश्रम करते हो तो इस खेल में बहुत आगे निकल सकते हो, इसलिए आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना ही बच्चे को रुचि स्पोर्ट्स में आगे तक ले जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, कि बुद्धि जो हमारा कंसेप्ट है उसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। पहला है बुद्धि सीखने की योग्यता है, बिल्कुल सही है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। दूसरा, बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, भी बिल्कुल सही है कि बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, बुद्धि नहीं होगी तो बच्चा समस्या को हल नहीं कर सकता। अगला वर्ड है बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, ये कुछ नेगेटिव वर्ड लग रहे हैं। चौथा पॉइंट है बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूल करने की योग्यता है, ये बिल्कुल सही है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, बुद्धि सीखने के लिए योग्यता है। अगर बुद्धि होगी तो बच्चा सीखेगा, तत्पर होगा। बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता बिल्कुल सही है कि बुद्धि समस्या को हल करेगी, अगर बुद्धि नहीं होगी तो बच्चा समस्या को हल नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट था बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूल करने की योग्यता भी बिल्कुल सही है, अगर कोई नवीन परिस्थिति अचानक से पैदा हो जाती है, बच्चे में बुद्धि होगी तो ही उसका सोल्यूशन वो आराम से कर सकता है। जिसमें से नहीं वाला ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, परिश्रम करने से बुद्धि का कोई ऐसा रोध नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन इन सब में से कौन सा होगा, यानी कि जैसे बच्चे का मूल्यांकन करना है तो आपको बीच बीच में करना चाहिए, साल के अंत में करना चाहिए, पुस्तक के साथ करना चाहिए, तो कौन सा सबसे प्रभावी होगा। पहला है वार्षिक परीक्षा प्रणाली। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में बच्चे का सर्वाधिक मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चा अगर लास्ट में के वर्षों में उसमें लास्ट के महीनों में अच्छा पढ़ के अच्छे मार्क्स ले सकता है, इसलिए वार्षिक परीक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। सपुस्तक परीक्षा प्रणाली तो नेगेटिव वर्ड है, जब भी पुस्तक के साथ आता है मूल्यांकन तो नेगेटिव वर्ड आपको याद रखना है, ये तो आपका हो ही नहीं सकता। फिर है सेमेस्टर प्रणाली। चौथा है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ मतलब कि बच्चे को वन वर्ड आंसर देना है, अगर बच्चा वन वर्ड आंसर देगा तो उसकी क्रिएटिव माइंड नहीं हो सकता और वो कुछ भी नहीं ऐसा सोच सकता, क्योंकि एक वर्ड क्वेश्चन का आंसर देने से उसका आंसर वही खत्म हो जाता है, वो आगे कुछ भी नहीं सोच पाएगा। इसलिए इन सब में से आपका जो मूल्यांकन पता है बत्ती का वर्ड है वो सबसे कौन सा है, सेमेस्टर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा सम्मिलित कीजिए, स्लाइड प्रोजेक्टर है, टीवी है, चार्ट है, आवाज़ रिकॉर्डर है। तो इसमें से फोर्थ ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट का फोर्थ, स्लाइड जो प्रोजेक्टर किसके साथ आएगा, आपका प्रक्षेपण के साथ आएगा। सेकंड टीवी जो है वो किसके अंदर आता है, दृश्य श्रव्य साधन के अंदर आता है, क्योंकि टीवी में आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं।
चार्ट आपका किसके अंदर आएगा, चार्ट में सिर्फ आप देख सकते हैं तो दृश्य साधन आएगा, और आवाज़ रिकॉर्डर का किस में आएगा, श्रव्य में। वैसे सब में से सबसे बेस्ट आपका जो माना जाता है वो दृश्य श्रव्य माना जाता है, जिस चीज़ को आप बच्चा देख भी सके और देखने के साथ साथ सुन भी सके, वो सबसे प्रभावी तरीका होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा आपका फोर्थ के साथ, सेकंड टीवी जाएगा आपका सुनना और देखना यानी कि दृश्य श्रव्य साधन के साथ, चार्ट में से आप देख सकते हैं तो आपका जाएगा दृश्य में, और आवाज़ रिकॉर्डर जाएगा आपका श्रव्य साधन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है, यानी कि व्यापक मूल्यांकन बच्चे का कब हो सकता है। क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकन के लिए फर्स्ट ऑप्शन आपका अलग अलग समय पर किया जाने वाला मूल्यांकन, या अध्यापकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन, लंबी अवधि के द्वारा लिए गए टेस्ट, या विद्यार्थी की शैक्षणिक और सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। तो व्यापक का मतलब है कि बच्चे का एक पहलू को ध्यान में रखना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण सारे जो पूरे साल क्या होता है उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बच्चे ने कब किसी टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, कितने मार्क्स लिए हैं, किस खेल में पार्टिसिपेट किया है, यानी पूरे साल का शैक्षणिक और शैक्षणिक आयाम होता है, उस मूल्यांकन को ही हम व्यापक मूल्यांकन के अंदर आता है। अगर हम अलग अलग समय पर किया जाने वाला मूल्यांकन होगा व्यापक में नहीं आएगा। अध्यापक द्वारा एक ही समूह का अगर मूल्यांकन किया जाएगा वो भी व्यापक के नहीं आएगा, क्योंकि एक ही समूह का मूल्यांकन होगा। अगर लंबी लंबी अवधि में टेस्ट लेंगे तो बच्चे का वो भी व्यापक मूल्यांकन नहीं हो सकता है। अगर हम लगातार टेस्ट ले, बीच बीच में टेस्ट ले, तो वो व्यापक मूल्यांकन के अंदर आता है। विद्यार्थी का अगर शैक्षणिक चीज़ देखी जाए और जो एक्टिविटीज़ होती है पूरे साल के अंदर बच्चे की होती है वो चीज़ देखी जाए तो किसके अंदर आएगा, आपका पूरा व्यापक मूल्यांकन के अंदर आएगा। अगला है वस्तु क्रम में जमाने की जो क्षमता होती है बच्चे की किस विकास की अवस्था में विकसित होती है। पहला है इंद्रिय गति अवस्था में। इंद्रिय गति अवस्था में बच्चा क्रम यानी कि सीरीज ऑर्डर में जो लगाता है बच्चा 2 4 5 या एक के बाद 2 आएगा, इस बात को नहीं सीख सकता। फिर अब पूर्व क्रियावस्था या मूर्त क्रियावस्था में बच्चा नहीं सीखता। मूर्त में तो बच्चा देख के पहचान के चीज़ों को सीखता है। औपचारिक क्रियावस्था में भी नहीं। तो बालक जो क्रम लगाने की क्षमता सीखेगा वो पूर्व क्रियावस्था में सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। यानी कि अधिगम का स्थानांतरण जैसे 3 प्रकार का होता है आपका, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो अधिगम का स्थानांतरण करना है यानी कि चेंजिंग करनी है तो वो नहीं करनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन नहीं वर्ड है, नहीं। स्वयं क्रिया को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि बच्चे स्वयं क्रिया करके तब किस काम को करें। रटने की प्रवृत्ति प्रोत्साहित करना चाहिए, या सूझ द्वारा सीखने का विकास करना चाहिए, या सामान्यीकरण पर बल देना चाहिए। लेकिन नहीं वर्ड है तो नहीं में आपका क्या आएगा, अगर हम बच्चे रटने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा सीख अच्छी प्रकार से नहीं पाएगा, क्योंकि वो रटेगा और रटा हुआ बच्चे को लॉन्ग टर्म तो याद नहीं रहता। इसलिए ये नेगेटिव वर्ड है। रटना जहाँ भी आएगा वो नेगेटिव वर्ड है, उसको आपने छोड़ना है। तो आपने नहीं पूछा हुआ तो नहीं के लिए क्या होगा आपका, रटना। स्वयं क्रिया से बच्चा बहुत अच्छी प्रकार से सीखेगा, क्योंकि स्वयं अध्ययन एक अच्छा पहलू है। सूझ द्वारा, अगर अपनी सूझबूझ से बच्चा सीखेगा, ये भी आपका क्या होगा, एक पॉजिटिव वर्ड होगा। सामान्यीकरण बच्चे पर अगर जोड़ देंगे लास्ट में, वो पूरे लेसन के बाद में सामान्यीकरण से सीखता, तो ये भी अच्छा पहलू है। नहीं में सिर्फ आपका क्या आएगा, रटने पर जोर नहीं देना चाहिए। तो स्थानांतरण का जो नेगेटिव वर्ड है वो है रटने की प्रवृत्ति पर प्रोत्साहित करना। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता तो आप क्या करें, कक्षा के अंदर कोई भी बच्चा किसी वर्ड को नेगेटिव लेता है या गलत वर्ड उच्चारण करता है तो आपको उसको क्या कहना चाहिए। कहेंगे कि ऐसे मत बोलो, शुद्ध उच्चारण बताएंगे, गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे, ध्यान नहीं देंगे। यानी कि ध्यान नहीं देंगे ये भी नेगेटिव वर्ड होगा। डांटेंगे, बच्चों को डांटना नहीं है, उसको प्यार से समझाना है, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। कहेंगे कि ऐसा मत बोलो, अगर ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलने के लिए बोलेंगे तो ये भी सही नहीं होगा। सिर्फ शुद्ध उच्चारण बताएंगे कि बच्चे को अगर हम उच्चारण शुद्ध करके बताएंगे तो बच्चा उससे सीख जाएगा और वो उससे उच्चारण को सुन के देख के अच्छी प्रकार से उसका उच्चारण करे, जिससे वो जल्दी सीख पाएगा। प्रभावी और सफल नेतृत्व का आधार क्या होता है, प्रशंसा करनी चाहिए, समूह की सेवा करनी चाहिए, स्वयं के हित के बारे में सोचना चाहिए, या संपूर्ण समूह के हित के बारे में सोचना चाहिए। प्रभावी और सफल नेतृत्व यानी कि जो नेता का गुण होता है वो कब प्रभावी माना जाएगा, जब हम किसी की प्रशंसा करेंगे, नहीं होगा। समूह की सेवा करने से नेतृत्व का गुण नहीं होता, स्वयं के हित के बारे में भी सोचना नहीं होता। तो एक सफल और प्रभावी नेतृत्व तभी होगा जब पूरे समूह के हित के बारे में सोचा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं, यानी कि बच्चे में अच्छे नागरिक के जो गुण हैं वो अगर देने हैं, सिखाने हैं बच्चे को, तो क्या करना चाहिए। अच्छी नागरिकता पर भाषण देना चाहिए, भाषण तो देना ही नहीं है बच्चे को, क्योंकि बच्चे भाषण को पसंद नहीं करते। राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराना चाहिए, नायकों को से पता के भी हम बच्चे में समाहित नहीं कर सकते अच्छे गुण। उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, यानी कि बच्चे को अगर हम सेवा देंगे तो बच्चा खुद करके सीखेगा, वो महसूस करेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। उससे समूह में कार्य देने से बच्चा स्वयं कार्य करके बहुत कुछ सीखेगा। तो इसलिए आपका अगर नागरिक के गुण अच्छे समाहित करने हैं किसी छात्र के अंदर, तो आप उसको काम दे दें समुदाय में, और वो काम करके अपने आप इस चीज़ को महसूस करके सीखेगा कि मेरे अंदर कौन से गुण नेगेटिव, कौन से पॉजिटिव, कौन से गुण मेरे में अच्छे अपनाने चाहिए, जिससे मैं समाज में आगे बढ़ सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।